हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट। ठीक है, आप बस सारे वीडियोस देखो जितने भी मैं आगे डालूंगा इस चैप्टर के ऊपर, और एवोल्यूशन का जो पार्ट है आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप कौन सा भी क्वेश्चन जो है टैकल कर सकते हो, और आपकी नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपेंडिक्स होता है उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या फंक्शन है। अच्छा भैया, सबसे पहले तो अपेंडिक्स क्या होता है वो जान लो। अपेंडिक्स सबसे पहले तो एक हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स के अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन तब वो फंक्शनल थे, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन हमारे अंदर क्योंकि एंसेस्टर्स के अंदर वो ऑर्गन थे तो हमारे अंदर भी है, लेकिन फ़िलहाल हमारे अंदर उन ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स है, जिसका पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि सीकम जो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट सीकम, उसके अंदर उसके ऊपर एक प्रोट्रूडेशन होता है जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। एक बार इस इमेज के अंदर भी ध्यान से देख लो। ठीक, लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट विजडम टीथ भी फिर से एक हमारे अंदर क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑर्गन तो नहीं, टीथ है, लेकिन वेस्टिजियल पार्ट है। ठीक है, जो बेसिकली आपको अगर डेंटल फार्मूला पता होगा, इंसाइजर्स होते हैं, केनाइंस होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। तो जो थर्ड मोलर होता है, ऊपर की दो पेयर और नीचे की दो पेयर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टूथ। ठीक है, तो वो भी अब फंक्शनल नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, तो वो क्या फंक्शनल सर्व करता था, तो कुछ सेलुलोज जैसे प्रोडक्ट्स जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। ठीक है, ट्री की अगर बार्क हो गई, ट्री के कुछ पत्ते हो गए, ठीक है, ब्रांच वगैरह हो गई, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो है अपेंडिक्स काम में आता था। लाइकवाइज विजडम टूथ भी उनका मैस्टिगेशन, चबाने के लिए काम आता था। लेकिन फिलहाल हम तो नहीं जाके खाते, हम जाएंगे क्या किसी पेड़ के ऊपर और उसकी जो है एक ब्रांच तोड़ के खाएंगे? नहीं। तो अब वो हमारे अंदर क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए, हमारे अंदर उनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही खास क्वेश्चन डायनासोर के बारे में है। ठीक है, अच्छा आपने अपेंडिक्स की एक बार पिक्चर भी देख ली होगी और विजडम टीथ की एक बार देख लो। ठीक है, ये होते हैं विजडम टीथ। अच्छा नेक्स्ट, वाई डिड ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट। क्यों हो गए भैया ये एक्सटिंक्ट? तो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर जो है कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। लेट क्रिटेशियस से लेके अर्ली सीनोजोइक एरा तक वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, मेन रीज़न जो आता है वो होता है सेलेस्टियल एस्टेरॉयड। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, बेसिकली एस्टेरॉयड आपको पता होगा, काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है एक आग का गोला जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट। ठीक है, जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, दैट इज़ सेलेस्टियल एस्टेरॉयड का जो है बेसिकली हमारे पृथ्वी के ऊपर आना। ठीक, नेक्स्ट, वाई आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज़ क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है? तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे रीजंस है, लेकिन जो हमारे दिमाग के अंदर एज अ साइंस स्टूडेंट आना चाहिए वो आना चाहिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उनको हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ हम काट रहे हैं। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, काफ़ी ज़्यादा हम उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। हंटिंग एक मेजर उसका रीज़न हो सकता है। ठीक है, और हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है, बर्ड्स के लिए तो आपको पता होगा हार्मफुल रेडिएशंस आर द मेजर कॉज। ठीक है, और हम काफ़ी आसानी से कहते कि 4G आ गया, 5G आ गया, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, बर्ड के ऊपर, ठीक है, मोर देन 90 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन लास्ट 10 ईयर्स। क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हो? ठीक है, ये काफ़ी हार्ड चीज़ है। ठीक है, आपको तो क्या, आपको इंटरनेट भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार मेरे साथ ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना, देखो, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ग्रेजुअल चेंज है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के अंदर इवोल्यूशन हो गया, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। काफ़ी स्लो है, बिल्कुल काफ़ी स्लो है। ठीक है, 1-2 दिन में तो हम जो है चिंपांजी या फिर एप से ह्यूमन नहीं बने, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, बिल्कुल लगे। देयरफॉर इट इज़ अ स्लो गोइंग प्रोसेस। ठीक, इसको थोड़ा और मैं जूम करता हूँ। हाँ ठीक है, अब ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस अकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स के अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है, प्लैनेट के अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है, स्पेस के अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है, बायोस्फीयर के अंदर भी, बायोम के अंदर भी और अर्थ के अंदर भी। ठीक है,
बेसिकली अर्थ का ओरिजिन हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मिक एवोल्यूशन के अंदर, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फॉर सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे इसको हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन क्या है भाई साहब, नई स्पीसीज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि कैरेक्टर्स जो थे, जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी भी स्पीसीज ने अपने लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर किए होंगे, उनके अंदर चेंज आ गया, ठीक है। अब चेंज 1-2 जनरेशन में तो नहीं आया, मान लो 2 जनरेशन है, ठीक है, या फिर बहुत सारी जनरेशन है, मान लो एक F1 जनरेशन है और F19 जनरेशन है, मतलब 19वीं जनरेशन है। देखो कैरेक्टर्स एक्वायर किए पहले जनरेशन ने, ठीक है, लेकिन वो आए किसके अंदर, 19th जनरेशन के अंदर आए, मतलब इतने जल्दी जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुए, इसलिए स्लो प्रोसेस है, स्टोकैस्टिक प्रोसेस हम लोग कहते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है एज अ रिस्पॉन्स किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एक काफ़ी बड़ी टर्म है वैसे देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन इसको डिस्कस करने के लिए जो है हम इसके ऊपर PhD भी कर सकते हैं एवोल्यूशन के अंदर, इतनी ज़्यादा ये हेवी प्रोसेसेस है, ठीक है। इसी को हम लोग ने क्या कहा, एवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो टर्म एवोल्यूशन वाज गिवन बाय स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया, लेकिन फादर ऑफ एवोल्यूशन इज डार्विन। टर्म भले ही स्पेंसर ने दिया हो, लेकिन फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। एंड डार्विन सेड एवोल्यूशन इज लिंक्ड विद डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसको बहुत अच्छे से क्या कर लो, याद तो मत रखो, इसको बस समझ लो। डिसेंट हो रहा है मॉडिफिकेशन के साथ। डिसेंट का मतलब क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर आ रहे हैं, लेकिन मॉडिफाइड होके आ रहे हैं, इसीलिए उनका एवोल्यूशन हो रहा है। अगर कैरेक्टर एज इट इज़ आते तो फिर उनका एवोल्यूशन नहीं होता, नेचर उनको सेलेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हमने डिस्कस की एवोल्यूशन की। अब इसके बाद हम जो आपका पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ, उसको डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, नाउ हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ का ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, उसको आप लोग खुद पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ ये पूरा पढ़ लो एक बार, और उसको मैं अब काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा, और ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा, ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ लो एक बार, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। आपके पास बुक तो होगी, उसको ध्यान से पढ़ लो। अब हम इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो चलो, कॉस्मिक एवोल्यूशन पढ़ लिया कि कैसे हमारे जो है अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। चलो अब देखो इसको ध्यान से, थियरी ऑफ एवोल्यूशन। एक हमने पढ़ा था कॉस्मिक एवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद केमिकल या फिर बायोजेनिक एवोल्यूशन था, ठीक है। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी को हम लोग अंडर द हेडिंग ऑफ थियरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि पहली लाइफ हमारे अर्थ के ऊपर कैसे अपीयर हुई। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहली लाइफ जो थी वो थ्रू केमिकल एवोल्यूशन बनी, मतलब पहली जितनी भी लाइफ बनी होगी, एक सेल ही तो बना होगा, ऐसा तो नहीं है काफ़ी बड़ा ऑर्गेनिज्म बना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक सेल बना होगा, ठीक है। तो वो सेल जो पहले बना वो बना थ्रू केमिकल एवोल्यूशन, याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता होगा, मुझे पता है। आप अपने दोस्त को पूछो, अगर वो ये वीडियो नहीं देख रहा है तो उसको पूछो बता कैसे हुआ, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आपको पता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग अंडर द हेडिंग ऑफ थियरी ऑफ एवोल्यूशन इसके अंदर पढ़ेंगे, केमिकल और बायोजेनिक एवोल्यूशन। तो लाइफ कैसे आई अर्थ के ऊपर, इसको बताने वाली काफ़ी सारी थ्योरीज है, वन बाय वन इसको डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहली है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नाम से ही क्लियर है, मैंने तो उसके आगे कुछ लिखा भी नहीं है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सीधे बात करता है गॉड की, ठीक है, सीधे बात करता है गॉड की कि भगवान ने जो है बेसिकली कैसे लाइफ बनाई, दैट इज़ थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन किसी नेचुरल पावर ने, ठीक है, किसी नेचुरल शक्ति ने जो है ये सारी चीज़ें बनाई हैं, दैट इज़ थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक। ओके, अब ये आप मानना है ना मानना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट थियरी की बात करते हैं, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी ने थियरी दी है, तो ऐसा नहीं कि वो सत्य ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, देखो ए का मतलब क्या होता है, ना,
बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का मतलब होता है लिविंग से लिविंग बनना, नहीं ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि नॉन लिविंग से जो है बेसिकली क्या बन रहा है, लाइफ बन रहा है। ये एरिस्टोटल साहब ने कहा था, फादर ऑफ बायोलॉजी ने कहा था, तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन उनके टाइम के अंदर उन्होंने भी जो है क्या कहते हैं एक कोशिश की, तो हमें इसको ऐसे मतलब हंसना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, स्पॉन्टेनियसली बन रही है, कहीं पे भी लाइफ बन रही है, ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी लाइफ बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट है भैया लाइफ को बनने की, ठीक है। या अब हमें अब पता है, लेकिन उस टाइम पे ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, आज भी पॉपुलर है, कई लोग मानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सेड लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अच्छा, ये तो मतलब बढ़िया ही हो गया, है ना। उन्होंने देखा भी था कि जैसे सॉइल है, तो सॉइल के अंदर से पेड़ उग रहा है, तो सॉइल नॉन लिविंग है, उसके अंदर पेड़ होगा, सो ये तो हो गई ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हमें पता है सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, सल्फर है, काफ़ी सारे हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं। लेकिन तब इतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं हुई थी, ठीक है। तो सिंपल है, ये थ्योरी कहती है कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ बन रही है। कैसे बन रही है, स्पॉन्टेनियसली बन रही है, जब मन चाहे तब बन रही है, ठीक है। दैट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया विच वॉज गिवन बाय रिचर। ये थ्योरी को हम लोग कॉस्मोजॉन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी तो मतलब काफ़ी खतरनाक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक जो लाइफ अर्थ के ऊपर आई है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, ठीक है। दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, राइट। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के बारे में ये थ्योरी बात करती है। इसका मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से हो सकते हैं, ठीक है। स्पोर्स आपको पता होगा ना, जैसे पोलन वगैरह है तो वो स्पोर है एक प्रकार का, ठीक है। स्पोर आपको और अच्छे से डिस्कस करना है तो बैक्टीरियल स्पोरुलेशन होता है। बेसिकली जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनाता है जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं, ताकि वो सालों साल जो है जिंदा रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पोर जो है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं और फिर जाके वो अर्थ के ऊपर जर्मिनेट हुए और फिर ये सारी जो है बायोडाइवर्सिटी आई, ऐसा कहता है, ऐसी कहती है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया विच वॉज गिवन बाय रिचर, ठीक है। तो 3 थ्योरी हमने पढ़ी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। आगे की कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं इसके बाद, ओके। अब आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस विच वॉज गिवन बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांसमेंट जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लुईस पास्चर की काफ़ी सारे टेक्निक्स की वजह से आई थी, है ना। माइक्रोबायोलॉजी या फिर जनरल बायोलॉजी के अंदर लुईस पास्चर को काफ़ी एक बढ़िया साइंटिस्ट माना जाता है, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी एक अच्छी थ्योरी दी। उन्होंने कहा लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आती है भैया। आपके फादर थे इसीलिए आप हो, है ना। आपके ग्रैंडफादर थे इसलिए आपके फादर है, तो लाइफ से ही तो लाइफ आई है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका जन्म मिट्टी के अंदर हो गया, ऐसा तो नहीं है। सो लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये फंडा दिया था अंडर द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, किसने, लुईस पास्चर ने। प्रॉब्लम एक हो गई लुईस पास्चर के साथ, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड बट कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो पहली लाइफ आई वो कैसे आई वो नहीं लुईस पास्चर बता सके, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि लाइफ जो है किसी ए बायोजेनेसिस की वजह से नहीं आएगी, लाइफ तो बस बायोजेनेसिस की वजह से आएगी, मतलब लिविंग बींग से ही लिविंग बींग पैदा होंगे। दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है। अब इसको हम लोग आज अब इसको हम देखने वाले कि पहली लाइफ कैसे आई, ठीक है। पहली लाइफ कैसे आई उसको हम लोग अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, फिर से एक बार वापस आते हैं केमिकल इवोल्यूशन के ऊपर और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके गाइज, नाउ वी विल डिस्कस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था, एक बार इसको रिव्यू कर लो, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमने पढ़ ली, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस हमने पढ़ ली, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलो अब इसको आगे और डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मैंने कहा था आपको, लुईस पास्चर साहब ने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार फिर से पीछे जाके देख लो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो जो पहली लाइफ आई उसके बारे में हमें बात करनी है और उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ नोन एज प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। प्राइमरी का मतलब क्या, पहले। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या कि लाइफ ऐसी फॉर्म से शुरू हो जो कि खुद क्या है, एक नॉन लिविंग बींग है। मतलब लिविंग बींग की शुरुआत खुद किससे हुई थी, नॉन लिविंग बींग से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पागलों की तरह बात कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझने के लिए ये थ्योरी हमें पढ़नी है,
केमिकल इवोल्यूशन की, विच वॉज गिवन बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ओपेरिन एंड हाल्डेन। इससे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? देखो, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ओके। नाउ सी, हुआ क्या था स्टार्टिंग के, जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर बात करें तो हमने कहा था कि जो बिग बैंग हुआ था बेसिकली, जो ठीक है कूल्ड नहीं, सॉरी, बेसिकली जो डेंस कॉस्मिक मास था उसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी सारी क्या बनी? गैलेक्सीज बनी। और वो गैलेक्सीज बेसिकली आप देख सकते हो एक आग के गोले जैसी थी, दे वर वेरी हॉट। लेकिन देखो, आज भी हमें पता है कि अर्थ के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा अगर डिगिंग हम करेंगे तो अंदर हमें क्या मिलेगा? लावा मिलेगा। मतलब हमारी अर्थ अंदर से भी क्या है? अभी लावा के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन वैसी पूरी की पूरी अर्थ थी। तो धीरे धीरे कूल्ड डाउन हो गया। ठीक है, अब मॉइस्चर बढ़ गया। ठीक है, कंटिन्यूसली रेनिंग हो रही थी। ठीक है, और लाइटनिंग हो रही थी। ठीक है, बहुत मतलब एक आप जितना वर्स से वर्स कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसी कंडीशन हमारे मदर अर्थ की उस टाइम पे थी। ठीक है, तो फिर क्रस्ट के अंदर मीथेन था। ठीक है, वाटर था लेकिन वेपर के फॉर्म में था। याद रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि उस वाटर को कूल होने का मौका नहीं मिला। वाटर था लेकिन वेपर के फॉर्म में था, और फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी। तो याद रखेंगे, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 जो थे वो अब्सेंट थी। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, और हम बात करें प्राइमरी ए बायोजेनेसिस की, कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से पहली लाइफ हमारे अर्थ के अंदर अपीयर हो गई। ठीक है, तो मीथेन था हमारे पास, वाटर वेपर थे, तो ये जो है इनकी रिएक्शन होने लगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर था तो ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड्स बन गए। ठीक है, फिर मीथेन, अमोनिया और वाटर कंबाइन हो गए, हमको क्या मिल गए? अमीनो एसिड्स मिल गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है एग्रीगेट हो गए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो गए, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। फिर देखो आगे क्या हुआ। ठीक है, एग्रीगेशन होता चला गया। लाइकवाइज यहाँ पे देखो, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन हो गया। ठीक है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज को अगर हम जोड़ दें और उसको पॉलीमराइज कर दिया तो हमें क्या मिल गए? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे सेलुलोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, स्टार्च वगैरह हो गए। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे वो हमें मिल गए। ठीक है, फिर अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज हो गए। हमें पता है कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को अगर हम पॉलीमराइज कर दिया तो हमें क्या मिल जाएंगे? प्रोटीन। ठीक है, लाइकवाइज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिक्स हो गए, हमें लिपिड मिल गए। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिल गए तो हमें न्यूक्लियोसाइड मिल गए। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? किसी भी नाइट्रोजनस बेस के ऊपर जो है, अब अगर आप राइबोज शुगर लगा दोगे तो हमें न्यूक्लियोसाइड मिलेगा आरएनए का, और किसी भी बेस के ऊपर अगर आप डीऑक्सी राइबोज शुगर लगा दोगे तो हमें न्यूक्लियोसाइड मिलेगा डीएनए का। ठीक है, अब उस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर अगर आपने फॉस्फेट लगा दिया H3PO3, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फर भी कहते हैं, तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाते। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड को एक कर दो तो न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे। अगर अब वो डिपेंड करता है शुगर के ऊपर, अगर आरएनए शुगर है तो हमें आरएनए का न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, है ना। अगर राइबोज शुगर है, और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो हमें डीएनए मिलेगा। तो ऐसे एग्रीगेशन हो गया बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, और हमें ये जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल गए। ठीक है, अब ये जो है 1-2 दिन में नहीं हुआ होगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, एंड इट मे बी टेकन आई थिंक मोर देन 50 मिलियन ईयर्स, राइट। बहुत सारा टाइम लगा होगा, तब कहीं जाके ये सारी प्रोसेसेस जो है अर्थ के ऊपर कंटिन्यूस हो गई। ठीक है, इसको और एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है हॉट डाइल्यूट सूप के टर्म्स में। अब ये सिर्फ टर्म हाल्डेन ने दी थी, अब याद रखेंगे। ठीक है, ओपरिन और हाल्डेन दोनों ने मिलकर बेसिकली ए बायोजेनेसिस की थ्योरी दी, लेकिन ये जो सिर्फ टर्म है और ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ हाल्डेन ने दिया था। तब आप इस सिचुएशन को इमेजिन करो। ठीक है, अर्थ का सिचुएशन है, बहुत लाइटनिंग हो रही है, अर्थ के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे हैं, कंटिन्यूसली रेनफॉल भी हो रहा है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि वो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, वेपर ही रह रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, टेम्परेचर अर्थ कूल हो गई, ठीक है, तब जो है वाटर बनना स्टार्ट हो गया, और ऐसे गड्ढों के अंदर वो वाटर रह गया, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा ही था, तो उसको हॉट डाइल्यूट सूप की टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया था। किसने? हाल्डेन ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि पहली लाइफ तो है जो है वाटर के अंदर आई थी, ओशंस के अंदर आई थी, तो इसको छोटा सा ओशन ही मान लो, ये वाला जो है इसको छोटा सा क्या कर लो, आप लोग इमेजिन कर लो कि एक ओशन है, और उस ओशन के अंदर जितने भी फिनोमिनन है लाइफ के फॉर्मेशन के वो हो रहे। ठीक है, तो इसके अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, इसके अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, फिर वो एग्रीगेट हो गए।
ठीक है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन हुए तब हमें एक जो पहला लाइफ का फॉर्म है, हालांकि इसको लाइफ का फॉर्म भी नहीं कह सकते, ये बेसिकली एक सेलुलर एग्रीगेट था। ठीक है, इसको हम लोग प्रीबायोन्ट्स कहते हैं। तो यहाँ से जो है बेसिकली सेल फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े थे, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो जो है कंबाइन हो गए और हमें क्या मिल गए, लाइफ फॉर्म कह सकते हो या फिर एक एग्रीगेट कह सकते हो, जिसको हम लोग कहेंगे प्रीबायोन्ट्स। ठीक है, फिर प्रीबायोन्ट्स से और उनके अंदर डेवलपमेंट हो गई, हमको मिल गए कोसरवेट्स। बेसिकली दो तरीके के इसके अंदर हमें सेल्स मिले थे, एक थे कोसरवेट्स और दूसरे थे माइक्रोस्फीयर, लेकिन उतना डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नीट की सिलेबस की बात है और ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने बोर्ड लेवल के ऊपर इतना भी पढ़ोगे तो ये मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको एक बार बस देख लो, आपके बुक के अंदर गिवन है लेकिन इतना डिटेल में भी नहीं कि गिवन है, तो हमें इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर कोसरवेट्स के अंदर इवोल्यूशन हो गया, हमको मिल गए प्रोटोबायंट्स, फिर प्रोटोबायंट्स के अंदर इवोल्यूशन हो गया। अब ये देखो इवोल्यूशन मैं कह रहा हूँ ये 1-2 सेकंड में नहीं हुआ होगा, मैंने जाने कितनी बार कह चुका हूँ, इट टेक्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये बहुत जल्दी होने वाली प्रोसेसेस नहीं है। ठीक है, फिर हमको मिल गए प्रोटो सेल्स, ध्यान से देखना ये आ गए आपके प्रोटो सेल्स अबाउट 2 बिलियन ईयर्स एगो। ये जो बाया लिखा है इसका मतलब होता है बिलियन ईयर्स एगो। तो अबाउट 2 बिलियन ईयर्स एगो हमको जो सेल्स मिले थे उनको हम कहते हैं प्रोटोसेल्स। ठीक है, फिर इन प्रोटोसेल से इवोल्यूशन हो गया प्रोकैरियोट्स का। हम सबको पता है प्रोकैरियोट ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई न्यूक्लिक मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। फिर आगे और इवोल्यूशन हुआ और फाइनली जो हम हैं, हम यूकैरियोट्स हैं। आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता याद रखो, हम लोग यूकैरियोट्स से, क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसको बनाने के लिए, इसको बनने के लिए अबाउट 1.7 बिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली प्रोसेस नहीं है, धीरे 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 सारी ये फिनोमिनन हुए और इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ के अंदर फर्स्ट लाइफ, जो पहली लाइफ है अर्थ के अंदर, वो कैसे आई। ठीक है, तो इस सब को आपको नोट करना है। मैं एक बार आपको सारी स्लाइड्स के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसको नोट कर सके। पहली स्लाइड से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हमने बात की इवोल्यूशन की। ठीक है, सब देख लो और इसको नोट डाउन करते चलो। ठीक है, सारी की सारी ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। फिर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इसको भी नोट करना है। देन वी हैव कॉस्मिक इवोल्यूशन, गैलेक्सीज कैसे बनी, बिग बैंग क्या है, कितनी सारी गैलेक्सीज है। ठीक, हम कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, क्या है और ये क्यों एक्सपांड हो रहा है यूनिवर्स। देन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सारी की सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बायोजेनेसिस की लुईस पास्चर ने। फिर केमिकल इवोल्यूशन और कैसे पहली लाइफ, ये सारा पॉलीमराइजेशन और कैसे पहली लाइफ बेसिकली जो यूकैरियोट्स है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर कैसे आए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार हम लोग वो पैराग्राफ पढ़ते हैं आपके बुक का और इसको ख़त्म करते हैं। देखो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली कुछ नहीं है, एक एग्रीगेट है किसका, केमिकल्स का। ठीक है, केमिकल्स के एग्रीगेट को हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रो का मतलब होता है काफ़ी पुराना और प्लाज्म का मतलब जैसे फ्लूड वगैरह हो गया। सो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो फ्लूड था, जो मैंने हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर आपको बताया था, हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर बताया था मैंने, जो कंसेप्ट दिया था बेसिकली हाल्डेन ने, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक, हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ओशन, बिल्कुल। अब उस ओशन को मैंने जो आपको कहा था जो गड्ढा है उसको ओशन कंसिडर करो। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाज फॉर्म्ड। देखो, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है, अब ये टाइम कोई 1-2 सेकंड नहीं है, फिर से एक बार आपके लिए मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स है, हालांकि मुझे बिलियन कहना चाहिए। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स है। फिर क्या हुआ, चेंजेस हो गए, ग्रेजुअली चेंज ऑकर्ड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो एक लाइन के अंदर कह दिया कि ग्रेजुअली changes occurred in the unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed। एक लाइन के अंदर कह दिया, लेकिन इतना आसान है नहीं। ठीक है, बहुत ये जो है डीप प्रोसेस है, इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। फिर से एक बार इस चैप्टर के अंदर मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा, यही आपको दिमाग में रखना है कि एवोल्यूशन कोई 1-2 दिन के अंदर होने वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक, ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो थे लेकिन ग्रेजुअल थे, और ड्यूरेशन आप खुद देख लो 300 करोड़ ईयर्स। तो ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। ठीक है, 300 करोड़ ईयर्स, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना टाइम लगा। ठीक, फिर क्या हुआ, चेंजेस एंड डेवलपमेंट।
in living organisms had been all round and multi-dimensional and this led to evolution of different types of organisms. multi-directional था, कोई एक डायरेक्शन के अंदर नहीं हुआ, ठीक है. हम देखेंगे एडाप्टिव रेडिएशन देखेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखेंगे, तो ये कंसेप्ट हमें और अच्छे से आगे क्लियर होंगे. हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है. याद रखेंगे इवोल्यूशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर सिंगल सेल बना है तो एज इट इज़ वो सिंगल सेल की तरह ही जो है आगे जाएगा, नहीं. उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होंगे, कुछ इवोल्यूशन. अब वही इसका ही तो इवोल्यूशन होगा, नई नई जो है उसके अंदर फॉर्मेशंस होंगे, नए नए ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है. चलो फिर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन को आप लोग क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है. ये वाले डेफिनेशन इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ. ये वाले डेफिनेशन, ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, प्लांट्स के अंदर भी हो रही है, एनिमल्स के अंदर भी हो रही है. किससे हो रही है? एंसेस्टर से हो रही है, ठीक है. हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एंसेस्टर के जो स्ट्रक्चर थे और हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क होगा. क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. तो मैंने बहुत डिटेल में गाइज आपको बताया है और इतना डिटेल में तो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है. ये सीधे बोल देंगे कि ऐसा ऐसा बिग बैंग हुआ था, ऐसे ऐसे सारे कंसेप्ट है, लेकिन नहीं, ठीक है. फिर से एक बार देखो, बहुत डिटेल में ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताया है. आई होप आप लोग लिख लेंगे, ठीक है. काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है. कलरफुल पेन्स यूज़ करो ताकि रिवीजन करने के लिए आपको ये हेल्प करे, ठीक है. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है. अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपके जितना स्कोप किसी को नहीं है, मैं ये आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर, राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो अगली वीडियो के अंदर ये सारे के सारे एविडेंसेस मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा. इस बुक के अंदर, एक टेक्स्ट बुक के अंदर जो गिवन है वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो अगली वीडियो के अंदर सारे ये हम जो है एविडेंसेस देखेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट कनेक्टिंग लिंक्स, भी उसी वीडियो के अंदर बात करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी टिल नाउ, विच इज़ डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो वीडियो को, ठीक है. और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछो. थैंक यू.